हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे और उसमें मैंने अंदर वाले भाग पे लाके उसको छोड़ा था। अंतस त्वचा जो भाग था अपन ने वो बनाया था और अंदर वाली संरचनाएं अपन को पढ़नी है। तो नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर अपन आगे का देखते हैं। देखिए, जैसे कल मैंने बताया था यहाँ पे बाह्य त्वचा होती है, मतलब पिछली क्लास में मैंने बताया था बाह्य त्वचा होती है ये, और बाह्य त्वचा के बाद यहाँ पे वल्कुट कोशिकाओं की परत होती है और उसके बाद यहाँ पे अंतस त्वचा होती है। तो मैं अब यहाँ पे अंतस त्वचा बना रहा हूं। अंतस त्वचा में कैस्पेरिन पट्टिका होती है। कैस्पेरिन पट्टिका के साथ साथ अंदर उसमें सुबेरिन पाया जाता है। कैस्पेरिन पट्टिका में साथ साथ में सुबेरिन होता है। ये बैरल आकार की होती है और जहां पे सुबेरिन नहीं होता उसको अपन कहते हैं मार्ग कोशिका, जो कि एक बीजपत्री पादपों में ज्यादा अच्छे से विकसित होती है। ठीक है, अब यहां पे जो अगली कोशिका की परत होती है उसे अपन कहते हैं परिरंभ कोशिकाएं। ये परिरंभ कोशिकाओं की परत है और इसके बारे में भी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता, पेरेनकाइमा की बनी होती है और इससे पार्श्व मूल और संवहन ऐधा का निर्माण होता है। अब देखिए, इसमें जो अंदर की तरफ संवहन बंडल होते हैं उसके बारे में, यहां पे जो संवहन बंडल पाए जाते हैं, संवहन बंडल मतलब वस्कुलर टिश्यू जो पाई जाती है, इसमें पहली बात तो एक्सार्च कंडीशन होती है। एक्सार्च अवस्था मतलब प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, और दूसरा अरीय होते हैं, रेडियल डायरेक्शन होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं। तो यहां पे मैं इसको बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहले जैसे एक्सार्च अवस्था अपन बनाएंगे जिसमें प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ छोटा होगा और अंदर आते आते ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से। ऐसा, और इसी तरह और भी अपन संरचना यहां पे बनाते हैं। ऐसी संरचना हमको दिखाई देती है। तो प्रोटोजाइलम यहां पे बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है और ये 2 से 4 खंडों में पाए जाते हैं। मतलब यहां पे मैंने 4 बनाए हैं, तो द्विबीजपत्री मूल में सामान्यतः ये 4 तक होते हैं। कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें 6 भी हो सकते हैं और अगर वो 6 से ऊपर चले गए तो फिर वो एक बीजपत्री मूल में अपन देखते हैं। इसके अलावा यहां पे ये है फ्लोएम ऊतक। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये वाला पूरा पार्ट, ये जो छोटे हैं ये प्रोटोजाइलम है, अंदर वाला पार्ट जो थोड़ा बड़ा है इसको अपन कहते हैं मेटाजाइलम, इसके अलावा ये जो बीच में जगह है, ये जो खाली दिख रही है जगह, इसको अपन कहते हैं मज्जा, ये कहलाता है पित्त। अंदर तरफ यहां पे कुछ ऊतक होते हैं जिसे अपन कंजंक्टिव ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसे अपन कहते हैं कंजंक्टिव ऊतक। कंजंक्टिव ऊतक की भी खासियत होती है, ये बाद में विभाज्य ऊतक कोशिकाओं में बदलते हैं और विभाजन करते हैं। तो ये हो गया आंतरिक संरचना के बारे में।
ये अपन ने अंतस्त्वचा के अंदर चीजें देखी। अच्छा, अंतस्त्वचा के अंदर जितनी भी संरचनाएं होती हैं उन सबको मिला के अपन रंभ कहते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट में लिख देता हूं, रंभ। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर उपस्थित संरचनाएं। अब इसमें परिरंभ आ जाएगा, जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे, कंजंक्टिव ऊतक आ जाएगा, ठीक है, मज्जा, ये सब जितनी भी अंदर संरचनाएं होंगी उन सबको अपन मिलाकर रंभ कहते हैं। तो ये अपन ने आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। अब अपन देखते हैं कि द्विबीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। देखिए, द्वितीयक वृद्धि जो है ये अपन एंडोडर्मिस में, मतलब अंतस्त्वचा के अंदर वाला भाग जो भी होता है वहां पे अपन इसमें देखते हैं मेनली। तो मैं इसमें द्वितीयक वृद्धि के बारे में बताता हूं। हमारे पास ये जो संरचना है, जो परिरंभ कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहले इनमें विभाजन शुरू होता है। विभाजन के बाद ये नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले परिरंभ कोशिकाओं में विभाजन होगा और वह नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ये जो नई कोशिकाएं बनती हैं, ये कोशिकाएं जाइलम के ऊपर और फ्लोएम के नीचे की तरफ बनती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जाइलम वाला भाग है, ये कुछ इस तरह जाइलम प्रेजेंट है, और यहां पे है फ्लोएम, ये फ्लोएम है, और इसके ऊपर यहां पे परिरंभ कोशिकाओं की परत है। देखिए, अभी जो जाइलम और फ्लोएम है इसको हम कहेंगे प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम। जो जाइलम पहले से है प्राथमिक जाइलम, जो फ्लोएम पहले से है प्राथमिक फ्लोएम। अब जब परिरंभ कोशिकाओं में विभाजन शुरू होगा, और ये विभाजन जो होता है ये इसके ऊपर, मतलब जाइलम के ऊपर और फ्लोएम के नीचे की तरफ होता है, और इससे जो एक नई संरचना बनती है ये हमको कुछ इस तरह की दिखती है। जैसे ये यहाँ पे नई कोशिकाएं बन रही हैं परिरंभ कोशिकाओं से, और यहाँ पे नई कोशिकाएं बन रही है फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर की ओर, कुछ ऐसे। इस तरह से कुछ कोशिकाएं बन रही हैं, ठीक है। अब ये कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और ये जो संरचना है ये कुछ ऐसी हमको दिखती है। ये नई कोशिकाएं जो बनी है, ये संरचना अपन को दिख रही है, इसको हम कहते हैं संवहन ऐधा। ये कहलाती है संवहन ऐधा। तो सबसे पहले इसको आप लिख सकते हैं, डायग्राम मैंने बना दिया है, आप पॉइंट लिखिए कि परिरंभ कोशिकाओं में सबसे पहले विभाजन शुरू होता है और जाइलम के ऊपर की ओर एवं फ्लोएम के नीचे की ओर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। परिरंभ कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ होता है जिससे वह जाइलम के ऊपर एवं फ्लोएम के नीचे नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अच्छा, ये जो नई कोशिकाएं बन रही हैं इसको अपन कहते हैं संवहन ऐधा, मतलब ये एक छल्ले के रूप में होती है। संवहन ऐधा जिसे अपन कैम्बियम ऊतक भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो संरचना है यहां पे और कई सारी कोशिकाएं बनेंगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये संरचना बनाई, ठीक है, और जाइलम फ्लोएम के ऊपर अपन ने ऊतक बना दिया। ये फ्लोएम था। अब ये जो कोशिका बनी है इसको अपन ने कहा संवहन ऐधा। जैसे मान लीजिए ये एक परत पूरी बन गई संवहन ऐधा की, इस तरह से।
ये संवहन ऐधा बन गया। अब क्या होगा, संवहन ऐधा ऊपर और नीचे फिर से नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब यहां पे अंदर जो कोशिकाएं बनेंगी जो जाइलम के ऊपर की तरफ होंगी, ये पूरे में इस तरह से बन जाती हैं। और इसी तरह से फ्लोएम के नीचे की तरफ भी नई कोशिकाएं ये बनाएगा, तो फ्लोएम के नीचे जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो ऐसी बनती हैं। मतलब कुल मिला के नई कोशिकाएं दोनों तरफ बनेंगी। जो फ्लोएम के नीचे की तरफ होंगी वो फ्लोएम से जुड़ी होंगी, फ्लोएम के कारण बनेंगी, तो उसको अपन नाम देते हैं द्वितीयक फ्लोएम। यानी ये जो कोशिका बन रही है ये है द्वितीयक फ्लोएम। और जो अंदर की तरफ कोशिका बन रही है, मतलब जो जाइलम के ऊपर बन रही है, उसको अपन कहते हैं द्वितीयक जाइलम। अब धीरे धीरे ये जो छल्ले के रूप में संरचना दिख रही है हमको, जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है, उसमें क्योंकि नई कोशिकाओं का निर्माण होता जा रहा है तो वो कोशिकाएं बाहर की तरफ जाती जाएंगी और ये फ्लोएम को ऊपर की तरफ कर देगी। ये भी फ्लोएम ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आ जाएगा। और क्योंकि अंदर भी कोशिकाएं बन रही हैं तो अंदर वाली कोशिकाओं को ये जो जाइलम है, जाइलम जो यहाँ पे अपन ने प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बनाया है, इसके आसपास क्योंकि नई कोशिकाएं बन रही हैं तो इन कोशिकाओं के कारण जाइलम पे भी दबाव पड़ रहा है। तो जाइलम पे जब दबाव पड़ेगा तो ये जाइलम अंदर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, क्योंकि अंदर खाली जगह है, बहुत कम कोशिकाएं हैं, जिसे अपन ने मज्जा कहा है, तो वहां जाइलम भीतर अंदर केंद्र की तरफ जाने लगता है और धीरे धीरे अंदर जो मज्जा होता है वो स्पष्ट पहले दिख रहा था, अब वो अस्पष्ट हो जाता है और धीरे से वो खत्म हो जाता है। तो द्विबीजपत्री पादपों में या तो मज्जा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता और या तो बहुत छोटे स्तर पर दिखाई पड़ता है। तो जैसे जैसे ये कोशिकाएं बाहर जाती जाएंगी, अब हमको फाइनल आखिरी में संरचना क्या मिलती है। देखिए, ये जो बाहर की तरफ फ्लोएम था, ठीक है, ये बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया, ये बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया, इसे हम कहेंगे प्राथमिक फ्लोएम। ये प्राथमिक फ्लोएम के नाम से जानेंगे। इसके अंदर की तरफ जो नई कोशिकाएं बन रही थी, इसको भी हमने एक सर्कल के फॉर्म में बता दिया, तो ये हो गया द्वितीयक फ्लोएम। क्योंकि ये फ्लोएम से जुड़ा हुआ बाद में बना तो इसको अपन द्वितीयक फ्लोएम कहेंगे। इसके बाद मतलब ये द्वितीयक फ्लोएम की कुछ परतें बनेंगी, उसके बाद फिर आ जाएगा ब्लू कलर से जो अपन ने बनाया है, जिसको अपन ने संवहन ऐधा कहा है। तो अगली परत आ जाएगी संवहन ऐधा की, ये संवहन ऐधा हो गया। फिर उसके बाद जो प्राथमिक फ्लोएम है उसके बाद जो परत है वो आ जाएगी, तो ये आ गई प्राथमिक जाइलम के ऊपर की परत। तो प्राथमिक जाइलम के ऊपर जो कोशिकाएं बन रही है उसको अपन ने क्या नाम दिया था, द्वितीयक जाइलम। भाई जाइलम के ऊपर जो नई कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम, फ्लोएम के नीचे जो नई कोशिकाएं द्वितीयक फ्लोएम। तो अगली परत हो गई द्वितीयक जाइलम की। उसके बाद ये दिख रहा है अपन को प्राथमिक जाइलम अंदर की तरफ, ऐसा जो केंद्र की तरफ चला गया है, धस गया है, अंदर मज्जा को उसने खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब अपन ऊपर की तरफ से आते हैं। सबसे पहले अंतस्त्वचा, अंतस्त्वचा के बाद परिरंभ कोशिकाएं, परिरंभ कोशिकाओं के बाद जो क्रम होगा वो यहां से होगा। सबसे पहले प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे द्वितीयक फ्लोएम, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे संवहन ऐधा, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे द्वितीयक जाइलम और उसके बाद सबसे आखिरी में प्राथमिक जाइलम। तो इस क्रम में अपन ऊतकों का स्तर देखते हैं। तो मैं एक बार सारे पॉइंट एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, आप मेरा वीडियो पॉज करके उसको नोट भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने बोला था, परिरंभ कोशिकाओं में विभाजन होता है। परिरंभ कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभाजन के कारण कुछ नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई संरचनाएं बनती हैं। ये संरचना प्राथमिक फ्लोएम के नीचे की तरफ और प्राथमिक जाइलम के ऊपर की तरफ बनती हैं। परिरंभ कोशिकाओं में विभाजन हुआ, नई कोशिकाएं बनी, ये कोशिकाएं प्राथमिक फ्लोएम के नीचे और प्राथमिक जाइलम के ऊपर की ओर बन रही हैं। ये संवहन ऐधा कहलाती है। अब संवहन ऐधा ऊपर और नीचे की तरफ फिर से विभाजित होता है और एक छल्ले समान संरचना बनाता है।
नई कोशिकाएं जो प्राथमिक फ्लोएम के नीचे की तरफ बनती हैं उन्हें द्वितीयक फ्लोएम कहते हैं। नई कोशिकाएं जो प्राथमिक जाइलम के ऊपर बनती हैं उन्हें द्वितीयक जाइलम कहते हैं। जैसे जैसे कोशिकाओं में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, ये छल्ले समान संरचना जो है अब वो गोलाकार रूप में हमको दिखती। पहले एक्चुअली में ये वेव के रूप में, मतलब एक तरंग के रूप में दिखती है, बाद में वो छल्ले के रूप में और गोलाकार रूप में दिखने लगती है। ये जो है ये एक लहराती हुई संरचना है जिसे अपन तरंग के रूप में बोल सकते हैं, और बाद में फिर वो गोलाकार छल्ले के रूप में हमको दिखने लगती है। तो ये द्विबीजपत्री पादप हो गए जिसमें अपन ने द्वितीयक वृद्धि देखी। तो द्वितीयक वृद्धि में अपन ने यहां पे मूल वाला पार्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब एक बीजपत्री मूल जो होता है वो किस तरह से द्विबीजपत्री मूल से अलग होता है। तो ये हमने देखा द्विबीजपत्री मूल में किस तरह से द्वितीयक वृद्धि होती है। अब देखिए, अगर हम एक बीजपत्री मूल की बात करें तो एक बीजपत्री मूल की जो संरचना होती है वो दोनों प्रकार से, मतलब जैसे अपन ने द्विबीजपत्री मूल में देखा जो संरचना होती है, वैसी ही संरचना एक बीजपत्री मूल के लिए भी होती है, जिसमें सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद वलकुट वाला भाग, अंतस्थ त्वचा, सब कुछ वैसे ही होता है। जो मेन दोनों में अंतर है वो ये है कि उसमें संवहन ऐधा होता है द्विबीजपत्री मूल में, एक बीजपत्री मूल में संवहन ऐधा नहीं होता। संवहन ऐधा नहीं होगा तो द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। मज्जा किरणें एक बीजपत्री पादप में अच्छे से विकसित होती हैं, ऐसा द्विबीजपत्री मूल में नहीं होता, और वो तो समय के साथ खत्म भी हो जाती है। फिर इसके अलावा जो मार्ग कोशिकाएं होती हैं वो एक बीजपत्री पादपों में ज़्यादा अच्छे से विकसित होती हैं, और जो संवहन बंडल होते हैं, संवहन बंडल जो होते हैं ये 6 से ज़्यादा होते हैं, मतलब इनके खंड जो होते हैं वो 6 से ज़्यादा होते हैं एक बीजपत्री मूल में। तो ये दोनों में अंतर है, बाकी संरचना दोनों की एक जैसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं द्विबीजपत्री तने की संरचना। द्विबीजपत्री तने की संरचना अपन देखें तो सबसे पहले बाह्य त्वचा होती है। सबसे पहले ये बाह्य त्वचा है जिसमें कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई लगी हुई हैं। ये बाह्य त्वचा जिसको अपन एपिडर्मिस कहते हैं। अगर इसमें कोशिकाओं की बात करें तो ये पेरेन्काइमा की बनी होती हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं जो होती हैं ये पेरेन्काइमा की होती हैं, और अंतर कोशिकीय स्थान इनमें नहीं पाया जाता। पर यहां पे ऊपर की तरफ कुछ नुकीली संरचनाएं होती हैं जिसे अपन त्वचा रोम यानी ट्राइकोम कहते हैं। ये ट्राइकोम होता है, त्वचा रोम होता है, और इसके बारे में बता चुका हूं। ये बहुकोशिकीय होता है और इसका मेन जो काम होता है वो होता है स्त्रवण का। स्त्रवण का होता है, और दूसरी बात क्योंकि ये ऊपर जाके सकरा हो गया तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल यहाँ पे ऊपर कम हो गया। क्षेत्रफल कम होने के कारण इससे जल की हानि भी कम होगी। तो ये होता है ट्राइकोम, ठीक है। इसके बाद इसमें एक भाग और होता है, ये जो बाह्य त्वचा होती है इसके ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसको अपन कहते हैं क्यूटिकल। तो तने के ऊपर यहाँ पे क्यूटिकल उपस्थित है, क्यूटिकल कहते हैं इसे अपन, और ये वसीय पदार्थ का बना होता है। अब अगली संरचना, यहां पे जस्ट इसके बाद, मतलब अगली जो कोशिकाएं होती हैं, अगला जो क्षेत्र होता है इसको अपन कहते हैं वलकुट भाग, और यहाँ पे वलकुट भाग 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। वलकुट क्षेत्र को अपन यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मूल में वलकुट क्षेत्र एक ही बार था,
यहाँ पे अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो होता है इसको अपन कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये कहलाता है हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ये कोलेन कायमा का बना होता है। ये कोलेन कायमा ऊतक का बना होता है और अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं होते। मतलब ये जो जगह दिख रही है अपन को, ये भरी हुई है, ये पूरी पैक है, यहाँ पे कोई जगह छूटी हुई नहीं है। ये होता है अंतर कोशिकीय स्थान जो अपन ने यहाँ पे फिल कर दिया। तो अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता। इसके बाद जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं थोड़ी सी दूर दूर होती हैं और इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। इस क्षेत्र को अपन कहते हैं भीतरी वलकुट। भीतरी वलकुट क्षेत्र यानी इनर कॉर्टिकल सेल्स। और ये पेरेन्काइमा का बना होता है। साथ में अंतर कोशिकीय स्थान यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये भीतरी वलकुट क्षेत्र हो गया, पेरेन्काइमा का बना हुआ, अंतर कोशिकीय स्थान यहां प्रेजेंट है। इसके बाद यहां पे जैसे ये खत्म होता है तो इसका अंतिम भाग होता है, यानी ये वलकुट क्षेत्र का आखिरी हिस्सा है, इसको अपन कहते हैं अंतस्त्वचा, एंडोडर्मिस। ये अंतस्त्वचा जिसको अपन एंडोडर्मिस कहते हैं। और ये जो होती है पेरेन्काइमा की बनी होती है, अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं होते। और दूसरी बात कि ये स्टार्च का संग्रहण करती है, स्टार्च को संचय करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार्च संचय करती है। अब जब ये स्टार्च को संचय करेगी तो इसीलिए इसका एक और नाम पड़ गया है, इसको अपन कहते हैं स्टार्च आच्छद। इसको अपन कहते हैं स्टार्च आच्छद, स्टार्च को संचित करती है। इसके बाद कोशिकाओं की कुछ परत होती है, ये कोशिकाएं परिरंभ कोशिकाएं कहलाती हैं। अच्छा, ये पूरा हिस्सा जो है मतलब अंतस्त्वचा तक, हाइपोडर्मिस से लेकर अंतस्त्वचा तक, इसको अपन कहते हैं वलकुट, यानी ये कॉर्टेक्स क्षेत्र है पूरा। यहां पे परिरंभ कोशिकाएं हैं। ये जो परिरंभ कोशिकाएं हैं, ये परिरंभ कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती हैं जो अर्धचंद्रीय होता है, मतलब सेमी ल्यूनर पैचेस होते हैं, अर्धचंद्रीय आकार के ये होते हैं और ये स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। अब इसके बाद आता है संवहन बंडल। तो संवहन बंडल पहले मैं यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ कि संवहन बंडल किस तरह से यहाँ पे दिखता है। देखिए, यहाँ पे संवहन बंडल जो होता है ये छल्ले के रूप में होता है, कुछ ऐसा। संवहन बंडल, अगर मैं तने की बात करूं तो तने में जो संवहन बंडल होते हैं तो पहला तो ये कि ये एंडार्च कंडीशन होती है इसमें। एंडार्च अवस्था मतलब जब प्रोटोजाइलम जो होगा वो अंदर की ओर होगा, यानी जाइलम अंदर की ओर होगा। दूसरा होता है ये गोलाकार, यानी छल्ले के रूप में होते हैं।
और तीसरा होता है ये संयुक्त होते हैं, संयुक्त और समपार्श्वीय और साथ साथ में खुले। ये संयुक्त होते हैं, समपार्श्वीय होते हैं और खुले होते हैं। अब यहां पे जैसे मैं जाइलम फ्लोएम बना रहा हूं तो ये फ्लोएम हो गया, जाइलम अंदर की तरफ हो गया, ये फ्लोएम हो गया, जाइलम अंदर की तरफ। ऐसे ही यहां पे फ्लोएम और जाइलम अंदर की तरफ और ये फ्लोएम और जाइलम अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो अपन को ये गोल आकार का दिख रहा है, ये वास्तविक में इसको अपन कहते हैं मज्जा किरणें। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, जैसे ये परिरंभ कोशिकाएं हैं, परिरंभ कोशिकाओं में जो बीच वाली कोशिकाएं होती हैं वो संवहन बंडल के द्वारा अंदर की ओर दब जाती हैं और वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मतलब ये कोशिकाएं कुछ इस तरह की यहां पे दिखने लगती हैं ऐसी। और यहाँ पे संवहन बंडल जो है ये गोलाकार में होते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हो गया फ्लोएम फिर जाइलम, ऐसे यहाँ पे हो गया फ्लोएम फिर जाइलम, फ्लोएम फिर जाइलम, फ्लोएम और फिर जाइलम, इस तरह से संवहन बंडल यहाँ पे होते हैं। अब ये जो मज्जा किरणें हैं, ये मज्जा किरणें ही एक्चुअली में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इनके बीच में, मतलब ये जो हमको यहाँ पे कोशिका ये जो दिख रही है ये मज्जा किरण है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, ये है मज्जा किरणें, जिसको अपन कहते हैं मेड्यूलरी रेस। अब यहाँ पे मज्जा किरणें जो हैं ये कैम्बियम ऊतक में, ऐधा ऊतक में बदल जाती है। ऐधा ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो विभाजन की क्षमता रखता है, तो ये ऐधा ऊतक में बदलती हैं और ये कुछ इस तरह से अपन इसको मार्क करते हैं। देखिए ये जो बाहर प्रेजेंट है इसको अपन कहते हैं, बाहर प्रेजेंट मतलब ये दो संवहन बंडल के बीच में है, इसको अपन कहते हैं अंतर पोलीय ऐधा। अंतरपोलीय ऐधा जो दो संवहन बंडल के बीच में होती है, और जो संवहन बंडल के बीच में होती है, एक बंडल के अंदर होती है जाइलम फ्लोएम के बीच में, इसको अपन कहते हैं अंतरापोलीय ऐधा। ठीक है, तो जो दो संवहन बंडल के बीच में है उसको अपन ने कहा अंतरपोलीय, और एक संवहन बंडल के अंदर में तो इसको अपन ने कहा अंतरापोलीय ऐधा। और ये दोनों ऐधा मिलाकर संवहन ऐधा कहलाती है। ऐधा जो कि द्वितीयक वृद्धि के लिए जरूरी होता है, द्वितीयक वृद्धि का काम करता है, उसमें ही सहायता करता है। तो ये इस तरह की संरचना जो है ये द्विबीजपत्री तने की होती है। अब यहां पे जैसे जैसे हम और अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसे अपन कहते हैं मज्जा, जो कि हमने मूल में भी देखा था। तो ये वाला भाग हो गया मज्जा, और मज्जा जो होता है ये पेरेन्काइमा का बना होता है। पेरेन्काइमा के साथ साथ यहां अंतरकोशी के स्थान प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये संरचना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो तना है इसमें वृद्धि दो प्रकार से होती है। एक तो ये रंभ का जो अंदर वाला क्षेत्र है, रंभ मतलब जो अंतःत्वचा के अंदर की ओर होता है, तो ये रंभ के नीचे वाले क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होगी, और या तो रंभ के ऊपर वाले क्षेत्र में। तो अपन जब इसमें द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में जब अपन इसको करेंगे, तो यहाँ पे दो प्रकार की वृद्धि अपन देखेंगे, और इन दो प्रकार की वृद्धि के कारण ही तना जो होता है वो काफी ज्यादा चौड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बार रिवाइज कराता हूँ पूरा। ये है द्विबीजपत्री तने की संरचना। सबसे ऊपर है कुछ उपांग होते हैं, इसको अपन कहते हैं ट्राइकोम। ये ट्राइकोम जो होता है ये
श्रवण का काम करता है, बहुकोशिकीय संरचना है और जल की हानि को रोकता है। उसके बाद अगला आता है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा पेरेन्काइमा ऊतक की बनी होती है और अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाए जाते। इसके ऊपर एक सुबेरिन, एक मोम की परत होती है जिसे अपन क्यूटिकल कहते हैं। अगला क्षेत्र होता है हाइपोडर्मिस का। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना होता है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। इसके बाद वाला क्षेत्र भीतरी वल्कुट कोशिकाएं, और ये तीनों को मिला के अपन कहते हैं वल्कुट क्षेत्र। इसका आखिरी भाग जो होता है अंतस्थ त्वचा, स्टार्च यहाँ पे इकट्ठा होता है तो इसलिए इसको स्टार्च आच्छाद के रूप में भी जाना जाता है। अंतस्थ त्वचा के बाद होती है परिरंभ कोशिकाएं जहाँ पे अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता और ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। बीच में होती है मज्जा किरणें। मज्जा किरणें जो होती हैं वो ऐधा के रूप में बदल जाती हैं। अंतरपुलीय ऐधा और अंतरापुलीय ऐधा ये इसमें प्रेजेंट होता है। संवहन मंडल में 3 प्रकार की यहाँ पे कंडीशन अपन को ध्यान रखनी है। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ छल्ले के रूप में होता है, ये अपन ने छल्ले के रूप में बनाया, यहाँ पे भी छल्ले के रूप में बनाया। और तीसरा है संयुक्त संपार्श्व और खुले। खुले मतलब अंदर यहाँ पे कैम्बियम ऊतक होता है। तो ये आज अपन ने द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ा। जो मूल का बचा हुआ भाग था वो अपन ने यहाँ पढ़ा और साथ साथ में तने की आंतरिक संरचना भी देखी। आने वाली क्लास में हम तने में द्वितीयक वृद्धि के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये क्लास मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।